बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत और महफूज एटमी ताकत होने के दावेदार भारत की, जहां पर जौहरी तहफ्फुज के प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ गई हैं। यूरेनियम और दीगर ताबकार मवाद की चोरी के मुसलसल वाकयात ने आलमी बरादरी में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। कि मसला सिर्फ भारतीय सरजमीन तक ही महदूद नहीं है, बल्कि जनूबी एशिया के जौहरी तहफ्फुज के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका है। भारतीय पार्लिमानी रिपोर्ट के मुताबिक 1995 से लेकर 1998 के दरमियान 147 हिफाजती हादसा पेश आए, जिनमें न सिर्फ यूरेनियम बल्कि कैलिफोर्नियम जैसे मोहलिक मवाद की स्मगलिंग की कोशिशें भी की गईं। नवंबर 1994 की बात की जाए तो 2.5 किलोग्राम यूरेनियम स्मगल करने की कोशिश हुई। 1998 में 100 किलोग्राम यूरेनियम की स्मगलिंग और 2021 में महाराष्ट्र से 7 किलोग्राम यूरेनियम की बरामदगी जैसे वाकयात भारत की जौहरी सलामती पर सवालिया निशान हैं। 2021 की बात की जाए तो कोलकाता एयरपोर्ट से 250 ग्राम कैलिफोर्नियम जब्त किया गया, जबकि जुलाई 2024 में भाभा एटमी तहकीकाती मरकज से ताबकार आला चोरी कर लिया गया। अगस्त 2024 में भी कैलिफोर्नियम जैसा ताबकारी मादा हुकूमती गफलत के बायस गलत हाथों में जाने से बचा। ये पूरे मामलात जो हैं ये बताते हैं कि किस तरीके से भारत के अंदर जो है वो इस वक्त जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं उनकी हिफाजत जो है वो किस कदर ऑन स्टेक है। न्यूक्लियर थ्रेट इनिशिएटिव की 2024 की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक 22 ममालिक में से 20वें नंबर पर है भारत, जबकि एटमी तनसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से दुनिया के 47 ममालिक में से भारत का नंबर जो है वो 40वां है। रिपोर्ट में यह भी इंकिशाफ किया गया है कि भारत में होने वाले बेशतर एटमी हादसात के बारे में तंजीम पहले ही खबरदार कर चुकी है। इस हवाले से हम बात करेंगे। राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद सीनियर एनालिस्ट हैं और भारत के हवाले से तो काफ़ी ज़्यादा वो नज़र रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल। वालेकुम सलाम सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। सबसे पहले तो देखें, जंग जीतने के बाद जो हम अभी बात कर रहे थे कि वो मोरल जो है वो तो इस वक्त सबका हाई है। आपका मोरल कैसा है? स्काई हाई। स्काई हाई, वाह 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 वाह, क्या बात है। और इसी स्काई हाई पर एक और जुमला मैं फिर दे देता हूं आपको कि भारतीय एयरफोर्स के बारे में कहा यह जा रहा है कि वो इंतहाई डाउन टू अर्थ लोग हैं। सर, ऐसा ही है? बिल्कुल डाउन टू अर्थ हो गए हैं। वो जो पहले ऊपर उड़ने की कोशिश कर रहे थे उनको भी डाउन टू अर्थ कर दिया गया है। और इस सारे तनाजुर में एक और बात जो कि मैं यहाँ बताना जरूरी समझता हूँ कि अब तो आहिस्ता आहिस्ता टेल नंबर्स भी आना शुरू हो गए कि कौन कौन सा राफेल कहाँ कहाँ गिर चुका है और क्या हमने उसका कल टेल पूरी नंबर तफसील था। अपने प्रोग्राम में दी, कौन कौन सा तैयारा कहाँ कहाँ गिरा, किस तरह गिराया गया, पायलट कौन था, सब सारी दुनिया के सामने ये मामला आ गया है। जो झूठ था भारत का वो बेनकाब हो गया है। अब ये जो मामला है यूरेनियम वगैरह की जो चोरी के वाकयात हैं, ये जरा इसके बारे में बताएं कि ये इतनी ज्यादा खबरें आ रही हैं, तो ये वाकयात की वजह क्या है? सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा। देखिए, बड़ा अच्छा हुआ कि आपने सारी की सारी जो डिटेल्स हैं उसके बारे में बताया कि कहाँ कहाँ से पकड़ा गया। मेरे मुताबिक 42 ऐसी एफआईआर काटी गई जिसमें के जो लोग जो कि इस तरह के न्यूक्लियर सेंटर्स में काम करते हैं वो खुद भी इसमें इन्वॉल्व रहे, यूरेनियम को बाहर लाने में और बेचने में, और इसकी ब्लैक मार्केट इंडिया में परसिस्ट करती है। और 42 ऐसे वाकयात हुए जिसमें के यू वुड बी एस्टोनिश्ड टू लिसन टू दिस के वहां पे आम शॉपिंग बैग्स में यूरेनियम डाल के भी को आधा किलो, 1.5 किलो, 2 किलो के एतबार से भी वो बाहर किसी को बेची गई है। और इस तमाम किस्से में जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ये सारी की सारी एफआईआर मौजूद हैं, ये सारे के सारे केसेस मौजूद हैं। और मेरे ख्याल में आईएईए जिसका कि ये ऑब्वियसली ये काम तो नहीं होता, लेकिन ये वहां पे ये चीजें हाईलाइट करने की जरूरत है। उसकी वजह ये है कि ये यूरेनियम और न्यूक्लियर एसेट से रिलेटेड एनी एस्पेक्ट जो कि इस तरह बिक रहा है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, ना सिर्फ के रीजन के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। अच्छा, आपने ये बताया कि जो एफआईआर्स हैं उनके अंदर ये बात भी सामने आई है कि वो लोग जो कि इन सेंटर्स में काम करते हैं, जो न्यूक्लियर एनर्जी के सेंटर्स हैं, वो ही मुलव्विस हैं इसके अंदर। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और इसमें ज्यादातर वो लोग जो कि सिक्योरिटी पे मामूर हैं, जो कि प्रीवियसली दे हैव बीन सर्विंग इंडियन मिलिट्री, और वो जो है वो अर्ली रिटायरमेंट लेके तो इस नीम सिविलियन सेक्टर में चले जाते हैं। और
सिक्योरिटी के वो जो काम है वो उसमें मशगूल रहते हैं, उनमें गैंग भी एक पकड़ा गया जो कि प्रॉपर जिनका के अंदर मौजूद जो असिस्टेंट्स होते हैं, लैब असिस्टेंट्स और इस तरह के लोगों के साथ मिलके उन्होंने ये बाहर अपना एक नेक्सस बनाया हुआ है, जिससे कि वो जो कि अंडरवर्ल्ड है उसके जरिए ये पता नहीं किसको बेचते हैं, उसके ऊपर इस सारे मामले में तहकीक जारी है। लेकिन यह सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जहां हमें ये पता है कि वहां से यूरेनियम और इस तरह की सारे मवाद बिक रहे हैं न्यूक्लियर रिलेटेड, उस सारे तनाजुर में अगर देखा जाए तो इंडिया वो मुल्क है जिसमें के एक भारी तादाद में आईसिस के भी लोग मौजूद हैं। हमें पता है इस खबर के बारे में कि 2021 जो इंडेक्स था टेररिस्ट के हवाले से, इंडियन नेशनल्स 62 इंडियन नेशनल्स दे वर इन्वॉल्व्ड इन आईसिस इटसेल्फ। अब अगर ये सोचा जाए कि ये इस तरह का मवाद अगर आईसिस के हत्थे चढ़ जाता है, इस तरह का मवाद अगर किसी भी टीटीपी या बीएलए या बीएलएफ को इस तरह का मवाद दे दिया जाता है, या किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को इस तरह का मवाद दिया जाता है, तो रीजन को छोड़ें पूरी दुनिया इस बारे में क्या सोचती है, पूरी दुनिया इस बारे में क्या सोच रखती है कि वो किस हद तक अपने आप को सिक्योर महसूस करते हैं ऐसे तनाजुर में कि जिस तनाजुर में एक भारत जैसा मुल्क मौजूद है जहां पे के जौहरी हथियार जो है वो उसका जितना मवाद जो कि कीमती मवाद होता है और जो कि पिवटल मवाद होता है वो वहां पे सेफ नहीं है। तो अगर हम इस सूरत हाल को एनालाइज करने की कोशिश करें तो जैसे आपने कहा कि जी वहाँ से जो चोरी होता है सारा ये मवाद, वो ज़ाहिर है आईसिस को जा सकता है, वो मुख्तलिफ जो टेरर ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किए जाते हैं भारत की तरफ से, उनको दिया जा सकता है। लेकिन ये इस एस्पेक्ट पर मैं आता हूँ, ज़रा डिटेल में बात करेंगे। लेकिन वैसे इनकी जो मार्केट है वो कहाँ होती है? और ज़ाहिर है अगर कहीं से ये चुराया जा रहा है तो किसी मकसद के लिए चुराया जा रहा होगा, कहीं बेचने के लिए या किसी को फैसिलिटेट करने के लिए चुराया जा रहा होगा। देखिए ऐसे ही है, वो कुछ काफी सारी चीजों में ये कहा जाता है कि जो इंडस्ट्रियल यूज है वो भी उनको भी इसका जो इंडस्ट्रियल यूज है वो भी चाहिए होता है, इस वजह से यूरेनियम वो उनको भी बिकती है। लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हैं सोर्सेज के मुताबिक कि ये जब से म्यांमार की जंग शुरू हुई और म्यांमार का एक जो रीजन है जिसको के ऑब्वियसली बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है, जो कि मणिपुर मिजोरम के बिल्कुल साथ पड़ता है, ये जो रीजन है ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है क्योंकि वहां पे एक जंग की सिचुएशन है और वो वहां से यूरेनियम बहुत ज्यादा निकला है और वो कहाँ गया है उसका आगे इस हवाले से कोई इल्म नहीं। लेकिन ये कहा जा सकता है कि कुछ रशियन जो गैंग्स है वो भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। The only job they have to do is of course transport it to wherever it is needed। अब ये नॉर्थ कोरिया जाता है या कहां पहुंचता है, एंड यूजर कौन है, ऑब्वियसली इस तरह का जो डिस्क्रीट बिजनेस है उसमें यू कैन नेवर एसरटेन द एंड यूजर। लेकिन इट कुड बी एनीवन, इट कुड बी एनी ऑर्गेनाइजेशन, इट कुड बी एनी कंट्री। और जाहिर है वो कोई इस तरह इसको पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल करना नहीं है, ये तो जाहिर है दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है। अब इस पूरी सूरत हाल के ऊपर जो दुनिया जो है उसके जो ममालिक जो इन चीज़ों को देखते हैं उनकी तरफ से किसी किस्म का कोई रिस्पॉन्स आया है क्या? वो भारत के हवाले से कोई उन्होंने कुछ बात की है कि जी भारत को ये चीज़ रोकनी चाहिए, या भारत को किसी किस्म की उन्होंने कोई वार्निंग या कोई इस तरह की चीज़ इशू हुई है? देखिए इस हवाले से अभी तक भारत को कुछ भी सामना करने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी वजह यह है कि भारत हमेशा से यही कहता रहा कि हमारा जो जौहरी प्रोग्राम है वो बड़े सेफ हैंड्स में, हमेशा यही बयान आया है। इस सारे तनाजुर में अगर देखा जाए तो रीसेंट पास्ट में भारत को बहुत ज्यादा लीवरेज मिली। उसकी वजह यह है कि भारत ने अपने आप को पोर्ट्रे किया कि वो वेस्ट का एलाय है अगेंस्ट चाइना, तो वो उस सारे तनाजुर में भारत के ऊपर कोई उस तरीके से इस मामले पे बाज़गश्त नहीं हुई। हाँ, पाकिस्तान जो कि डायरेक्टली इफेक्टेड है क्योंकि एक नेबरिंग कंट्री है, एंड वी नो कि उस सारे तनाजुर में भारत हमारे बारे में क्या सोचता है और हमारे बारे में जो उनके अज़ाइम हैं, ऑब्वियसली डिफेंसिव ऑफेंस कर लें या फिर हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे जो वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, बईद नहीं कि ये इन मामलात में भी वो जरूर इन्वेस्ट करेंगे ताकि वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा सके। और फिर जाहिर है अभी जब चूंकि उन्होंने
ताज़ा ताज़ा जंग हारी है, तो उस जंग हारने का कोई ना कोई ऐसा असर उनके ज़ाहिर सियासत पर भी हो रहा है, तो वो कोई ना कोई ऐसी शरारत कर भी सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर देखा जाए तो जब से पाकिस्तान के पहले दिन से ही, जब पाकिस्तान ने न्यूट्रलाइज कर दिया हवाई सेना को, भारतीय हवाई सेना को, और उसके बाद ऑब्वियसली हमने देखा कि भारतीय हवाई सेना ने एक भी अपना फाइटर जेट जो है वो एयरबोर्न नहीं किया। उसके बाद जब उनको अपनी पोजीशन लड़खड़ाती हुई नजर आई, और जब पाकिस्तान ने मिसाइल पे मिसाइल दागे और S-400 भी हमें उड़ते हुए नजर आए, जब उनको ये एहसास हुआ कि वो लड़ने के काबिल नहीं है, एक डायरेक्ट वॉर के काबिल नहीं है, तो अब वो इसी तरह के जो गिमिक्स हैं, इसी तरह के नुकसानात जो हैं वो पाकिस्तान को पहुंचाने की कोशिश करेंगे। मेरी नजर में पाकिस्तान ने पहले भी इस एस्पेक्ट को बहुत ज्यादा हाईलाइट किया है, लेकिन अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि पाकिस्तान को अपने जो दोस्त मुल्क हैं उनके साथ इस चीज को हाईलाइट करना चाहिए। पाकिस्तान के पास इस वक्त यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में एक अहम पोजीशन हासिल है पाकिस्तान को। उसको यूटिलाइज करते हुए पाकिस्तान को ये मामला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी उजागर करना चाहिए। उसकी वजह यह है कि मोस्ट पावरफुल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, दे मस्ट नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन इंडिया। क्यों? क्योंकि अगर अब चुप रहे तो कल को क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। जब वो हो जाएगा तो फिर एटलीस्ट पाकिस्तान के पास ये लीवरेज होगी कि पाकिस्तान ने इस मामले को पहले से ही हाईलाइट किया, लेकिन उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। और इसी तनाजुर में आज ना सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को ये भुगतना पड़ेगा। हमेशा याद रखिए, ये जो जौहरी प्रोग्राम होते हैं, इसकी जो ताबकारी है वो किसी खास खित्ते तक मुख्तस नहीं होती कि इस खित्ते तक ही। बिल्कुल, ये तबाही तो सबके लिए जाते हैं, कहां पे उसके जो ताबकारी है वो कहां तक असर करती है। दिस कैन ओनली बी असरटेन्ड व्हेन समथिंग हैज बीन डन। उससे पहले कि कुछ हो, उससे पहले इसके ऊपर तदारुक की जरूरत है। और फाइनली सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि एक तो हमारा वो फ्रंट है जो कि हमारा डिप्लोमेटिक फ्रंट है, जिसके अंदर हम ये तमाम मामला जो हैं वो यूनाइटेड नेशंस में और दूसरे ममालिक के साथ उठाएं, लेकिन हमें इंटरनली ऐसी क्या चीज़ करने की कोशिश करनी चाहिए, क्या हमारी ऐसी जो मेजर्स हैं वो हमें लेने चाहिए कि इस पूरे मामले का असर हम तक डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ना हो? देखिए, अगर ये देखा जाए कि किस तरीके से मतलब वो अपनी जो सारी की सारी यूरेनियम है या कुछ और भी चीजें वो अगर ट्रांसफर कर रहे हैं या वो बेच रहे हैं या फिर ये उसकी इलिसिट सेल जो है वो की जा रही है, हमने अपनी इंटेलिजेंस को, पहली बात तो ये कि अपनी इंटेलिजेंस को बहुत ही अलर्ट पे रखना चाहिए, प्रोएक्टिव होना चाहिए, और ऐसे रूट्स के जहां से कि ये पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, उसके ऊपर हमें मजीद इन्वेस्ट करने की जरूरत है। दूसरे ममालिक जो कि नेबरिंग ममालिक हैं, जैसे कि बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, नेपाल हो गया, ईरान हो गया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, इन सब ममालिक के साथ इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने की जरूरत है। इस तनाजुर में भी कि न्यूक्लियर सिक्योरिटी के हवाले से अपनी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको बढ़ाने की जरूरत है। और दूसरी बात यह है कि नजर रखने की जरूरत है उन पॉन्स के ऊपर जो कि आज भारत के पैसे पे पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं। पाकिस्तान ने ऑलरेडी से उनको एक नाम दे दिया हुआ है, जिसमें कि ऑफ कोर्स फितनतुल हिंदुस्तान जो कि हमारे सामने अब नजर आता है। इन सब के ऊपर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। एंड ऑफ द डे ये सारी की सारी जो चीजें हैं, ऑफ कोर्स ये इनकी जानकारी जो है वो इमीडिएट जानकारी वो सिर्फ इंटेलिजेंस से ही मिल सकती है। इंटेलिजेंस शेयरिंग बढ़ाने की जरूरत है और डिप्लोमेटिकली जितना भी हम कर सकते हैं वो करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, राजा फैसल साहब हमारे साथ मौजूद थे।